नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातें मुलाकातें। इस कार्यक्रम में हम ऐसी हस्तियों को शामिल करते हैं जिन्होंने साहित्य, सांस्कृतिक और अन्य विधाओं में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं मैनेजमेंट गुरु, अर्थशास्त्री, कवि, साहित्यकार और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी। मैं अपने इस कार्यक्रम में लल्लन जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका जो साहित्यिक सफर कैसे शुरू हुआ, और आपने शुरू में ही, क्योंकि आप पेशे से अध्यापक भी रहे हैं, तो आपको ये जो साहित्य लिखने की, कविता लिखने की जो वो विधा है, वो क्या आपको परिवार में मिली? कहाँ से आपकी बैकग्राउंड कहाँ से शुरू होती है? आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू की? हमारे दर्शकों को बताइए जी। ये कविताएं लिखने का शौक तो मुझे बचपन से ही है। जी। मैं कह रहा 15-16 साल की उम्र का जब मैं था, हाँ। तब से मैं कविताएं लिखता हूँ। अच्छा। और मेरी कविताएं पब्लिश भी होती रही तब से। हम्म। मेरी पहली कविता जो डीएवी कॉलेज में 400-500 बच्चों के सामने जो मैंने सुनाई थी, मुझे हम्म। आज भी याद है। जी। और उस वक्त प्रिंसिपल हमारे कृष्णदेव प्रसाद गौड़ हुआ करते थे। हम्म। बेटा बनारसी के नाम से बहुत मशहूर थे वो। और हम्म। बड़े अच्छे कवि थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे बनारस में। हम्म। तो वो उसमें उनके सामने पढ़ने का मुझे मौका मिला था। उसके जी। कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। दूर देश से एक बटोही नभ प्रांगण में आया, हम्म। उसी समय मंजुल मयूर ने स्वागत गान सुनाया। हम्म। ये बादलों के ऊपर कविता थी। हाँ। दूर देश से एक बटोही नभ प्रांगण में आया, उसी समय मंजुल मयूर ने स्वागत गान सुनाया। हम्म। कहते हैं सब लोग इसे, यह है औढ़र दानी, हाँ हाँ। नभ का सुंदर अतिथि बना है आज एक अभिमानी। ओह। तो इस तरह की कविता थी। आगे बहुत सारी लाइनें हैं, हाँ हाँ हाँ। मैं इसके आगे चलूंगा। तो तो ये जो कविताएं लिखने का शौक मुझे। उस दौर में आपको और जो शुरुआत हुई प्रारंभिक शिक्षा, और आपका मूल स्थान जो जन्म स्थान है वो कहाँ से है? और जब शिक्षा का मतलब उस तरह की शिक्षा नहीं थी जो आज की संसाधन है, ऐसे दौर में आपने काशी विश्वविद्यालय में जाके गोल्ड मेडल प्राप्त किया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस दौर में। जी। ऐसा है कि मैं बहुत एक सामान्य परिवार से हूँ। जी। और मेरे पिताजी जरी के व्यापारी थे। जरी आप हम्म। जानते हैं, बनारसी साड़ी में जो सोने हाँ। चांदी जरूर। वो रखते हैं धागे, वो जरी होता। हाँ हाँ। तो उसके वो व्यापारी थे। हम्म। और वो शहर में मशहूर थे इस बात के लिए कि क्वालिटी की उनको बहुत परख थी। हम्म। अब जो जरी होती थी उसमें कितना कंटेंट, उस वक्त सोने की जरी भी होती थी, चांदी की होती थी, तो हम्म। उसमें कितना कंटेंट सोने का है या कितना चांदी का कंटेंट है, ये हम्म। एकदम एग्जैक्ट बता सकते थे वो देखकर। तो हम्म। इसके लिए वो बहुत मशहूर थे क्वालिटी के परख के लिए। जी। और बहुत सीधे स्वभाव के थे, बहुत सिंपल थे, एक अच्छे हम्म। व्यापारी थे। हम्म। और उनके परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ बहुत सीधी सादी, हम्म। बिल्कुल भारतीय नारी की जो हम्म। प्रतिरूप आप कह सकते हैं। हम्म। और कभी उनको मैंने क्रोध करते हुए अपनी लाइफ में नहीं देखा, हम्म। ना कभी उनको किसी से झगड़ते हुए देखा। हम्म। और इतना स्नेह करती थी कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हम्म। तो मुझे भाग्य से मैं कहूँगा कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे मिले, जी। और इसलिए मेरी परवरिश बचपन की बहुत अच्छी थी। हम्म। और किसी बात की कमी मुझे खाने पीने रहने की किसी चीज़ की नहीं थी। हम्म। मेरा पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था। हम्म। और जब परिवार के लोग सोए रहते थे तो रात को 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तक मैं उठ जाता था। और हम्म। 2 घंटे बैठ के अपने कमरे में बैठ के अपनी पढ़ाई करता था। हम्म। और इसका एक परिणाम, सुखद परिणाम ये रहा कि लगभग जीवन भर मैं जिस स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में, हम्म। सब में मैंने लगभग टॉप किया अपनी हम्म। क्लास में। मैं क्लास का मॉनिटर हुआ करता था, हम्म। प्रीफेक्ट हुआ करता था। हम्म। डिबेट में, पोइट्री स्टेशन में, एडिटोरियल वर्क में, और गेम्स में भी कुछ थे, क्रिकेट में और फुटबॉल वगैरह में। इन सब हम्म। में मेरी रुचि रहती थी। हम्म। और मैं एक बड़ा अच्छा डिबेटर भी अपने कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में। और काफ़ी अवार्ड्स मुझे मिले इन चीज़ों के लिए। तो जो प्रिंसिपल्स वगैरह थे बहुत मानते थे मुझे।
और बड़ा स्नेह करते थे। तो ये एजुकेशन मेरी ऐसे शुरू हुई और अधिकतर एजुकेशन मेरी डीएवी इंस्टीट्यूशन में हुई। पहले तो प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में 5 साल पढ़ा। और जानते हैं आप, उन दिनों तो टाट भी अपने आप से बिछाना पड़ता था स्कूलों में, और टीचर बड़े सख्त हुआ करते थे, लेकिन अच्छी शिक्षा थी। मैं कहूँगा कि मेरे टीचर सब बड़े अच्छे टीचर थे और बहुत सिंसियर और बच्चों पर ध्यान देते थे। थोड़ा मैथमेटिक्स में मैं कमजोर था हमेशा, और इसकी वजह से कई बार स्कूल में सजा हुई थी, लेकिन बाकी और सब्जेक्ट में मैं बहुत आगे जाता था। लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी, और जो सब्जेक्ट होते थे उसमें भी बड़े अच्छे नंबर मिला करते थे। तो छठी क्लास से 12वीं क्लास तक मैं डीएवी स्कूल और फिर कॉलेज, और फिर इसके बाद बीकॉम भी मैंने डीएवी डिग्री कॉलेज से किया। और एग्जामिनिंग बॉडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, जैसे आपने रेफर किया, गोल्ड मेडल मुझे मिला बीकॉम में टॉप करने पर। इसके पहले इंटरमीडिएट में मैं पूरे बनारस डिस्ट्रिक्ट में मैंने टॉप किया था, और उसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिलती रही, और काफी वर्षों तक मुझे अपने एजुकेशनल कैरियर में स्कॉलरशिप वगैरह मिलती रही। इसलिए पैसे वैसे कोई कमी नहीं रही, और बड़े मेरा सारा ध्यान अपनी स्टडी पर हमेशा था। बीएचयू में मैंने एमकॉम किया, वहाँ भी मैं फर्स्ट क्लास था, और वो पहला साल था बीएचयू में जब मैनेजमेंट के पेपर इंट्रोड्यूस हुए थे। जी। और डॉक्टर राज भंडारी थे, जो हार्वर्ड से पढ़ के ट्रेनिंग लेकर आए थे। तो इसलिए मेरी जो इनिशियल बैकग्राउंड थी वो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की कंबाइंड थी। मैनेजमेंट एजुकेशन तब इंडिया में शुरू ही हो रहा था, और फिर मुझे अवसर मिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का, यूनिवर्सिटी में ऊंचे पदों पर जाने का। तो सबसे पहले तो मुझे पंजाब में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की क्लास 1 जॉब मिल गई, और उन्होंने मेरी पोस्टिंग वहाँ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कर, इकोनॉमिक्स पढ़ाने इंजीनियर्स को। तो उसके बाद फिर मैं वहीं पर पंजाब में ही मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया, और ये डॉक्टरेट मैनेजमेंट में पहली डॉक्टरेट पंजाब यूनिवर्सिटी की है। और मेरी थीसिस अमेरिका के MIT के प्रोफेसर पॉल फिगर्स के पास गई थी, बहुत मशहूर आदमी थी। अच्छा। उन्होंने काफी अच्छी रेटिंग थीसिस। उसके बाद फिर मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन किया। वहाँ मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, और मैं पहली फैकल्टी मेंबर था, और वो डिपार्टमेंट मैंने शुरू। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैंने नया डिपार्टमेंट बिजनेस इकोनॉमिक्स का। और इस बीच में 2 साल के करीब मैं इंडस्ट्री में भी रहा। अच्छा। आलोक उद्योग में मैं पर्सनल मैनेजर था। उस वक्त उस कंपनी में करीब 5-1 हजार लोग काम करते थे, और काफी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन थी। तो थोड़ा मुझे एडवांटेज ये हुआ कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंडस्ट्री का हुआ, और थ्योरेटिकल नॉलेज तो मैंने किया ही था, PhD किया था मैनेजमेंट में, और इस तरह से तो आगे बढ़ने के चांसेस मुझे अच्छे मिलते गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो डिपार्टमेंट बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूनिवर्सिटी ने शुरू किया, तो पहला डिपार्टमेंट था इंडिया में बिजनेस इकोनॉमिक्स का। एक UGC की कोई कमेटी बनी थी, तो उसने रिकमेंड किया था कि इस तरह कोई कोर्स शुरू किया जाए। तो मैं पहला प्रोफेसर था जो वहाँ पर अपॉइंट हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इस डिपार्टमेंट में मैंने शुरू किया डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट में मैं आगे चल के फुल फ्लेज प्रोफेसर हुआ, फिर डीन हुआ, और काफी 30 साल के करीब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय की सेवा की। और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में काफी आगे रहता था। वहाँ पर मैं चेयरमैन था रिसर्च बोर्ड का, वहाँ पर डीन था फैकल्टी का, और बहुत से गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, उनकी गवर्निंग बॉडी में मैं रह चुका था, और नए कोर्सेज ड्राफ्ट करना, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी कमेटीज वगैरह में भी मेरा पार्टिसिपेशन हुआ करता था। तो एक एक्टिव लाइफ मैंने लीड की। 30 साल तक मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेवा की। उसके बाद फिर मैं
इस बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते करते बीच में मैं 2 साल के लिए गुवाहाटी चला गया था। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में उनको MBA शुरू करना था, तो वहाँ भी MBA का डिपार्टमेंट मैंने शुरू किया। अच्छा। और मैं पहला हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, उनका पहला प्रोफेसर था। 2 साल में था। उसके बाद फिर मैं अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में रहता था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2002 में 2004 तक मैंने सर्विस किया था। इसके बाद फिर मैं डायरेक्टर हो गया APJ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। और इसके बाद फिर जयपुरिया ग्रुप ने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, तो उसमें मैं पहला वाइस चांसलर था। बाकी बहुत दिन तक वाइस चांसलर नहीं रह पाया, क्योंकि मुझे कैंसर हो गया था किडनी में। तो एक किडनी मेरी ऑपरेशन हुआ, तो मैंने फिर जॉब छोड़ दिया उसके बाद। और तब से फिर मैं राइटिंग वर्क में लग गया, और मैंने अखबारों में, हिंदी में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक टाइम्स में, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, सब में मेरे आर्टिकल्स आते थे। इसके बाद दैनिक जागरण में मेरे आर्टिकल कंटिन्यूअस आते हैं पिछले 12-13 साल से। और राष्ट्रीय सहारा में उनका एडिटोरियल एज ए गेस्ट एडिटर भी मैं हूँ, और मेरे आर्टिकल आते रहते हैं। कविताएं, जैसा कि आपने कहा कि बचपन से मैं लिखना शुरू किया था। मेरी पहली रचना 1996 में पब्लिश हुई, अच्छा, भीड़ की आंखों। और इसकी कुछ कविताएं अच्छी हुई, पॉपुलर हुई, और उससे मुझे बड़ा उत्साह, बहुत प्रोत्साहन मिला। मैं एक आध रचना उसमें से आपको सुनाऊंगा। हाँ जी, आप इजाजत दें। बिल्कुल। जिसकी एक कविता काफी पॉपुलर हुई है बहुत जगह, यहाँ भी मैंने सुना है, लोग अच्छा लगा। शहर किनारे की नदी। मैं शहर किनारे की नदी, जब यह शहर बच्चा था, मेरे दोनों छोर खूबसूरत पौधों, मासूम जानवरों और रंग बिरंगी चिड़ियों के कलरों से भरे रहते थे। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लोग मेरे तट पर आते थे, मेरी बाहों में तैरते थे, छोटी छोटी नाव में सैर करते थे और मुझसे प्यार करते। बारिश के दिनों में मैं अपने दोनों किनारों पर फैल जाती थी, मोर की तरह नाचती थी। और आज ये शहर जो मेरा दूध पीकर जवान हुआ है, मेरे किनारों पर ही कंक्रीट डाला। सड़कों गलियों का कूड़ा करकट, नालियों की गंदगी मुझे पिला, मेरी मासूम रंग बिरंगी मछलियों को मार रहा, मेरी उज्जवल काया नष्ट कर रहा। आकाश जो मेरा रूप देखकर कभी फिसल जाता था, चिमनियों के धुएं के पीछे मुझे देख नहीं पाता। उषा की लाली मुझे गले लगाते चकचाती है, बगुलों के झुंड मुझसे कतराते हैं, हवा मुझसे बात नहीं करती, मैं अपने आप में सिमटती चली जा रही हूँ। मैं शहर किनारे पे, जब ये शहर बच्चा। बहुत सुंदर चित्रण पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर दोनों का आपने, क्योंकि नदी बचाना बहुत बड़ी बात है जीवन का। जी, बहुत बढ़िया। और भी कोई इसमें है? और भी कोई रचना ऐसी है इसमें, इसी किताब में, इसी पुस्तक में? हेलो, आवाज थोड़ा तेज करें। और भी कोई रचना है ऐसी? आवाज कम। और भी कोई रचना है, और भी कोई ऐसी? हाँ हाँ, एक और सुना दीजिए। लेकिन मैं आपको, जो मेरी एक किताब भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने रिलीज किया था, तो उससे मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ। जी जी जी। ये भी रचना काफी पॉपुलर हुई थी। ये है नीम पीपल बरगद के शहर। नीम पीपल बरगद के शहर, शहर बनाते हो तो ईंट कंक्रीट सीमेंट के शहर मत बनाओ, नीम पीपल बरगद के विशाल। नींव खोदते हो तो उन्हें पत्थरों के टुकड़ों से ही मत करो, नन्ही नन्ही बीजें भी उनमें डालो, जन्म देंगी जो सुकुमार कोपलों को, बड़े होकर जो बनेंगे विशाल वृक्ष।
जवान बेटों की तरह रक्षा करेंगे तुम्हें, आंधी तूफान से सुख दुख में खड़े होंगे साथ, गर्मी की जलती दोपहरी में छाया देंगे तुम्हें, गर्मी की जलती दोपहरी में छाया देंगे तुम्हें, ठंडी हवाओं से कहेंगे तुम्हारे तन बदन चूमे, जैसे सालियां चूमती हैं दूल्हे को ब्याह, तुम्हारे तन बदन चूमे जैसे सालियां चूमती हैं दूल्हे को ब्याह। बारिश में बादलों को डुबाएंगे, उंगलियों के इशारों से उन्हें बुलाएंगे, नदियों तालाबों में अमृत बरसाएंगे, रोज सुबह शाम पत्तियों के संगीत और चिड़ियों के गीत सुनेंगे। बहुत सुंदर। तुम्हारी तुम्हारी हर सांस के लिए शुद्ध हवा देंगे और ईश्वर से मनाएंगे तुम्हें 100 साल की उम्र, ईश्वर से मनाएंगे तुम्हें 100 साल। बहुत सुंदर। आपकी जो कविताएं अभी तक कुल कितनी किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी है? कितनी किताबें प्रकाशित हो चुकी है अब तक आपकी? मेरी कविताओं की 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। अच्छा। और इनमें एक इंग्लिश पोएम्स की है भी है, वो भी काफी, ये पेंगुइन की एक सब्सिडियरी कंपनी है पेट्राइज, उन्होंने पब्लिश किया था। अच्छा। और इसमें जो कविताओं पर मेरे कमेंट्स आए हैं, डिफरेंट पोएम्स पर टाइम आते रहे, तो मैं कहूँगा शायद दुनिया का शायद कोई देश ऐसे बचा हो जहाँ से कोई कमेंट ना आया। अच्छा। हर पोएम पर 8-8, 10-10, 15-15 कमेंट आते थे, और वो भी डिफरेंट कंट्रीज से। एक आध रचना मैं आपको सुनाऊं उससे। जी जी। इस किताब का जो शीर्षक है वो है इवनिंग डिलाइट्स। अच्छा। इवनिंग डिलाइट्स। देखिए, इसी शीर्षक से ये कविता जो है, इन सर्च ऑफ पीस, लव एंड हार्मनी, टू हार्ट्स मीट, द स्काई एंड द ओशन, ग्रीट ईच अदर, डिस्टेंस गॉन, smiling horizon, a feast of colors, pink, yellow, blue, black and white, clouds in the space, limitless, infinite. Sun ready to retire, waves waiting for the last kiss of the red golden rays, reflecting bright and evening delight. Very good. Reflecting bright and evening delight. आपकी रचनाएं ज्यादातर प्रकृति को और पर्यावरण को और उसको छूती हैं। ये ज्यादातर जो मैंने देखा इस तरह की चीजें हैं जो आम आदमी के पर्यावरण को बचाने की, प्रकृति को नजदीक से निहारने की आपकी जो रचना है, बहुत अच्छी रचना है। तो ये जो आइडिया आपको, क्योंकि आप तो एक तरीके से अर्थशास्त्र और क्योंकि कॉमर्स ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट रहे हैं, तो जो कविताएं लिखने का क्योंकि आपको बचपन से शौक था, जो ये मोटिवेशनल जो सो सीखा ये देखने के बाद, क्योंकि कविता तो बड़े आराम से निकलती नहीं है, कविता तो महसूस होती है तब निकलती है। तो ऐसा कोई सीन आया होगा आपके इसमें, क्योंकि आपने कविता जगह जगह सुनाई भी है, मंचों पे आप बहुत सारे कवियों के साथ भी मिले होंगे, तो कोई ऐसा संस्मरण सुनाइए जो बड़े कवियों के साथ आपका संस्मरण रहा हो। ऐसा एक तो मैंने बताया ना कि जो मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते डीएवी के, बड़े अच्छे साहित्यकार, तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, उनके कमरे से साहित्यिक गतिविधियां पूरे कॉलेज में रिले होती थी, सारे कमरों में माइक्रोफोन लग गए थे। अच्छा। और तो वो उस कार्यक्रम का संचालन मैं करता था। अच्छा। मेरे जिम्मे था कॉलेज के अंदर, और उसमें कविता पाठ भी होता था, कहानी भी होती थी, और भी एक्टिविटीज होती थी। तो एक तो सबसे बड़ा जो जो उन्हें बहुत प्रोत्साहन मुझे मिला वो अपने प्रिंसिपल से मिला। दूसरा बहुत बड़ा प्रोत्साहन मुझे मिला आज अखबार में, जो भैया जी बनारसी का नाम आपने सुना होगा। हाँ। ये जो बच्चों का पेज होता था, उसको वो एडिट किया करते थे। अच्छा। तो मैंने शुरू में 2-4 कविताएं सुनी, भेजी, उन्हें बहुत पसंद आई। तो उसका ये फल हुआ कि मैं जो भी कविता लिखता था वो छपती ही चली जाती। अच्छा। हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मेरी कोई न कोई रचना आज अखबार में आ जाती। तो इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन। दूसरा मुझे प्रोत्साहन जो मेरे टीचर थे हिंदी के,
उन्होंने दिया। और एक टीचर बहुत बड़ी से उनको कविताओं का बड़ा शौक था, तो मेरे को बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं दिया करते थे और कहते थे इसको याद करो और याद करके फिर सुनाओ। तो वो जो रेसिटेशन ऑफ पोएम्स था, कविताएं सुनाने का शौक, कविताएं पढ़ने का शौक, ये मुझे बचपन से ही लगा। और फिर ये साहित्य में मेरी रुचि बढ़ती गई, और सिर्फ कविताएं नहीं बल्कि गर्मी की छुट्टियों में मैं नॉवेल्स भी पढ़ता था, स्टोरीज भी पढ़ता था, और सिर्फ हिंदी के ही नहीं अंग्रेजी के बड़े बड़े जितने क्लासिकल पोएट्स थे सबकी किताबें मैंने पढ़ी, और हिंदी के भी जितने बड़े बड़े पोएट्स थे उनकी बहुत सी किताबें मैं खरीद के पढ़ता था। मुझे बड़ा शौक था किताबों का, और इसके लिए मुझे कोई पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं थी। जब भी कहता था पिताजी इसको बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो एक अच्छी खासी लाइब्रेरी मेरी बन गई थी लिटरेचर की। तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं ये भी करता था। और फिर ये देखिए, मैं दुनिया के बहुत सारे देशों में भी गया पढ़ाई के ये पढ़ाने के सिलसिले में। मॉस्को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में मैं गया था। तो वहाँ भी मैंने कुछ कविताएं लिखी, मॉस्को के ऊपर भी कविता लिखी। वहाँ पर अगर आप कहें तो कविता में मॉस्को के ऊपर सुनाऊं आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समय है क्या? हाँ सुनाइए। देखिए, बर्फ का शहर, ये मॉस्को के ऊपर एक कविता है। अच्छा। वहीं पर लिखी मैं। ये बर्फ का नगर है, छतों पर, छज्जों पर, पेड़ की डालों पर, सड़क की पटरियों पर, जहाज के डैनों पर, बर्फ ही बर्फ है। ये बर्फ का शहर है। मार्क्स और लेनिन के मुखमंडल पर, प्रासित इंदिरा गांधी में, बापू और इंदिरा के कंधों पर, बर्फ ही बर्फ। मॉस्को में इंदिरा गांधी की मूर्ति लगी हुई है, बापू की मूर्ति बनी है, तो उन मूर्तियों पर भी, और लेनिन की, मार्क्स की मूर्तियों पर ही बर्फ ही बर्फ है। कवियों, कलाकारों, दार्शनिकों, चित्रकारों, क्रांतिकारियों की मूर्तियों पर बर्फ ही बर्फ है। ये बर्फ का नगर। क्रेमलिन का मैदान, बेनाम सिपाहियों का स्मारक, चर्च की बुर्जियां, पुराने तोप, बोल्शेविक थिएटर, सब बर्फ से ढके हैं। संसद भवन बर्फ से धुल कर और सफेद हो गए। मॉस्को नदी की शांत लहरों पर बर्फ ही बर्फ है। ये बर्फ का नगर, ये बर्फ भाषा है। बहुत बढ़िया। मॉस्को पे ऐसे ही मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में जब था मैं, तो अमेरिका बहुत बार मुझे जाने का मौका मिला, और वहाँ पर कनेक्टिकट में कॉन्फ्रेंस हाउस में मैंने शिरकत किया था और शेयर किया था सेशन वगैरह उसमें। और उसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने देखी। एक तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम पर एक कॉन्फ्रेंस था, मेरा उसमें पेपर भी था। तो उन्होंने हमें अमेरिकन गवर्नमेंट की ओर से अरेंज किया था। तो डॉलर का नोट जहाँ प्रिंट होता है वो हमने देखा फेडरल रिजर्व बैंक में जाकर। अच्छा। और अमेरिका का जो सोने का खजाना है वो भी देखा। अच्छा। वो बहुत रेयर चीज थी जो आज कोई इमेजिन नहीं कर सकता वहां जाने का, क्योंकि उन दिनों कोई टेररिज्म वगैरह नहीं था। और जो मतलब जो उनके बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते थे तो उसमें कुछ लोगों को परमिट करते थे उस चीज देखने। तो वो अलग तरह का एक्सपीरियंस था। और अमेरिका तो उस वक्त भी दुनिया का सबसे धनी देश था, और अभी भी है। तो आपकी आवाज में कुछ डिस्टर्ब है, आवाज। हाँ अब ठीक है। स्वच्छता की मूर्ति ज्योति बिखराती, सागर तल में सोने का अतुलित भंडार, धरती का सबसे छोटा बेटा बन बैठा उपभोक्ता संस्कृति का सबसे बड़ा देश। अमेरिका सबसे नया देश है विश्व का, और वो सबसे धनी देश बन। मीलों लंबे खेत, धरा गर्भ में छिपी संपदा, विपुल प्राकृतिक वैभव, चारों ओर
हिमच्छादित उत्तर दक्षिण शीतोष्ण चूम रहा सागर, पूरब पश्चिम दोनों छोर। स्वस्थ और चौड़ी सड़कों के पहरेदार, जितने जन उतनी कारें। तब भी अमेरिका में हर आदमी के पास कार थी। बहुमंजिले मकान, चकाचौंध रोशनी, रात में दिन का भान, नभ प्रांगण में उड़ते वायु वेग से यान। ये 1990 के शुरुआत की कविता है, जब पहली बार मैं अमेरिका गया था। भौतिकता की सीमा सुख सुविधा का आगार, नहीं किंतु मन को विश्राम। टूटे फूटे शीशों से परिवार, कच्चे धागों से संबंध। पति पत्नी अलग अलग थलग, बचपन में छिन जाता माँ बाप का प्यार। जो वहाँ की संस्कृति रही है, इतने तलाक होते हैं, एक लोग 3 4 बार शादी कर लेते हैं, औरतें भी आती, बच्चों का क्या होता है। काली चमड़ी से भेदभाव, अपराधों की बढ़ती संख्या, ऊर्जा साधनों का दुरुपयोग, अंतरिक्ष में किया छेद, आग्नेयास्त्रों से देशों पर करते हमले, अणुबम से कर चुके हैं धरा का बख्श भेद। हिरोशिमा पर अमेरिका ने तो बदल गया। थोड़ी लंबी कविता है। और एक कविता मैं आपको और सुनाना चाहूंगा, फ्रांस के ऊपर है। फ्रांस में भी मैं बहुत बार गया हूँ, और मिल जाता। हाँ, ये थोड़ी देखिएगा। पेरिस में मैं काफी दिनों फ्रांस में रहा हूँ, फ्रांस के और शहरों में रहा हूँ। मेरा एक बेटा वहाँ फ्रांस में है, और अमेरिका में भी एक बेटा था, वो डॉक्टर। ये फ्रांस का मैं आपको सुना रहा हूँ। समुंदर की लहरें किनारे को चूमे, उड़े श्वेत पंछी जो आकाश छूले, पहाड़ों की ढालों पर थनके बगीचे, हरी घास के नाचते गलीचे, घने जंगलों में हिरण चौकड़ीले, खड़े पेड़ की डालियां तालियां दें, सजे संवरे नर नारी, सुंदर है वेश, धरती है फ्रांस का परियों की देश। धरती है फ्रांस परियों की देश। तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज में भी जहाँ मैं गया, जहाँ पे अवसर मिला, जिनेवा में भी मैं कुछ दिन रहा हूँ, और यूरोप के कई कंट्रीज में जाने का मौका मिला। बाकी पड़ोस की सारी कंट्रीज में, लंका में, तो अभी जो आपकी कोई किताब ऐसी है जो जैसे अभी आपने एक पांचाली, एक वो बताया पांचाली, तो वो पांचाली लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, और उसमें ऐसा क्या है, क्योंकि सब लोगों ने महाभारत देखी है सॉरी, तो वो उसमें ऐसा क्या आपने चित्रण किया है, और उसकी कुछ कविता जरूर पांचाली सुनाइए जी। देखिए, ऐसा है कि रामायण और महाभारत का मैं बराबर अध्ययन करता हूँ शुरू से, और आज तक भी करता हूँ। और महाभारत के कुछ प्रसंग मुझे बहुत अच्छे लगे, खास तौर से द्रौपदी से कनेक्टेड जो प्रसंग थे वो मुझे बहुत जी। फिर मैंने इसमें कुछ सर्च किया, जो संस्कृत में किताबें थी अवेलेबल, हिंदी अनुवाद के साथ या इंग्लिश अनुवाद के साथ, उनको भी देखा जी। और महाभारत पर लोगों की टिप्पणियां पढ़ी, तो मुझे लगा कि द्रौपदी के ऊपर कुछ लिखना चाहिए, और ये बहुत बड़ी प्रेरणा थी। तो मैंने पुस्तक लिखी, पांचाली स्वयंवर से चीर है। मैं कुछ पंक्तियां इसके आपको सुनाऊंगा जी जी जी। और मैं समझता हूँ कि मेरी कृतियों में जो भी अच्छी है, या आप कह लीजिए जिनको मैं लाइक करता हूँ, तो ये भी कृति ऐसी है। मैं बहुत समझता हूँ कि मैंने जो परिश्रम किया वो कुछ सफल हुआ। स्वयंवर के बारे में देखिए, थोड़ी सी पंक्तियां सुनिए। अनिंद सुंदरी श्यामांगी, चंचल आंखें, घुंघराले बाल, मोरनी सी गर्दन, कमल पत्थरों से उंगलियां, छरारा बदन, उन्नत नितंब, सुगंध बिखेरती, द्रुपद पुत्री द्रौपदी, यवन की दहलीज पर रक्त पीटी पान। पिताश्री ने रचाया स्वयंवर, पिताश्री ने रचाया स्वयंवर, हिमालय से कन्याकुमारी,
गांधार से कंबोज निमंत्रण भेजे गए। शर्त रखी गई, वरण करेगा वही मेरी पुत्री का, जो उबलते तेल की कढ़ाई में ऊपर घूमती मछली का भेज देगा, उसकी दाहिनी आंख भेज देगा अपने तीर से। धनुष की प्रत्यंचा 5 बार से अधिक नहीं चढ़ाने दिया जाएगा। दूर दूर से राजे महाराजे सम्मिलित हुए समारोह में। भाई धृष्टद्युम्न के पीछे पीछे रेशमी रंगीन साड़ी पहने, हीरे मोतियों के आभूषण से जमी हंसनी सी चलती, चांद को चढ़ाती द्रौपदी मखमली कालीनों, रंग बिरंगे पुष्पों से सज्जित भव्य मंडप में मां के साथ रत्न जड़ित सिंहासन पर आकर बैठी। मां के साथ रत्न जड़ित सिंहासन पर आकर बैठी। उठकर सबने अभिनंदन किया। वेद मंत्रों के उच्चारण, संगीत की स्वर लहरी, शंखनाद के साथ आयोजन आरंभ हुआ। शर्त की घोषणा। सम्राट राजे महाराजे यथोचित आसनों पर विराजमान थे दुर्योधन के साथ। महावीर कर्ण भी थे। 5 पांडव जटाजूट ब्राह्मण वेश में थे। अज्ञातवास के कारण तेज पूरित मुखमंडल, सुगंधित सुंदर बदन, मोहित हो रहे थे लोग उन्हें देखकर। पर कृष्ण और बलराम को छोड़ पहचान नहीं पाया कोई। लाक्षागृह के अग्निकांड के बाद सबने मान लिया था पांडव नहीं रहे। नहीं किसी को पता था। विदुर के इशारों पर बच निकले थे पांडव लाक्षागृह में आ गया। अज्ञातवास में सघन वन में रुके थे एक कुम्हार के घर, जहाँ पता लगा उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर का। माँ कुंती जो वर्षों से पुत्र वधुओं का मुख देखने की लालसा मन में सजोई थी, आनंदित हुई। स्वयंवर के समाचार से आयोजन में भेजा 5 वीर पुत्रों को सभा मंडप में। पीछे जा बैठे पांडव। राजाज्ञा के बाद शुरू हुआ आयोजन। इस तरह से लंबी कविता है। ठीक बात है। मैं एक अंश और इस किताब से सुनाऊंगा जो मैं समझता हूँ कि आज की स्थिति में भी बहुत प्रासंगिक है। जी। नारी की प्रताड़ना उस युग में भी थी। भरी सभा में किसी नारी का चीरहरण करना, ये सभ्य समाज को क्या शोभा देता था। बिल्कुल। और ये जो कुछ हुआ उसका थोड़ा सा चित्रण मैं आपको दूंगा। आप कैसा हमारे पास इस समय लगभग 4.5 मिनट हैं, तो आप अपनी बात 3 मिनट में करिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा अर्थशास्त्र पे भी पूछेंगे। इसमें दो चार थोड़ी सी पत्तियां सुना के। हाँ बिल्कुल। समाप्त हो जाना है समय। विजय मद में चूर अभिमानी दुर्योधन ने महल से द्रौपदी को राज दरबार में लाने अपने सारथी प्रतिगामी को भेजा। पासे का खेल देखा था उसने। आशंकित था स्वामी का आदेश। पहुंचा महल में। खुली धूप में सुखा रही थी द्रौपदी। अपने रेशमी के फव्वारों से टकराती हवा फूलों का सुगंध लेकर आ रही थी। खेल रही थी उसके पल्लू से। प्रतिगामी से पूछा आने का प्रयोजन। बोला राज दरबार में दुर्योधन ने बुलाया। क्यों? आंखों से उसके अश्रुधारा निकल पड़ी। मुश्किल से संभाला। कहा महाराज युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए। तुम नहीं करता है। बस एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मैं दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का मुझे अवसर मिला। और मैंने ये देखा कि समस्त मानव जाति के अंदर वही प्रेम, करुणा, स्नेह जो हमारे अंदर है, हम सबके। मैं एक छोटी सी घटना बस सुनाकर अपनी बात सुना। सोवियत रशिया में एक शहर है याल्टा। मैं वहाँ गया हुआ था और याल्टा में एक परिवार के साथ में रात रुका था। तो सुबह जब
मैं वहां से वापस आने लगा तो परिवार के सभी लोग मेरे पीछे पीछे आए और ड्राइंग रूम में मुझे बैठने को कहा और मेरे साथ परिवार के सब लोग बैठ गए और 5 मिनट सब लोग शांत बैठे रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहा। इसके बाद फिर सब लोग उठे और बाहर निकले। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या था, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, देखिए, हम जब भी हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सकुशल यहाँ से जाए और प्रसन्न हो। अच्छा। इसीलिए हम अपने गेस्ट के साथ, अपने अतिथि के साथ 5 मिनट बैठते हैं और फिर उन्हें बताते हैं। इतना स्नेह मैंने देखा लोगों के अंदर। तो मैं और भी अमेरिका में भी कई जगह मेरे को ऐसे ऐसे अनुभव हुए। एक बार मुझे याद है, कनेक्टिकट में वहाँ के मेयर ने डिनर दिया था, उसमें मैं भी था। तो वहाँ पर मेरे बगल में एक अमेरिकन लेडी बैठी थी, उसके आदमी गुजर गए थे तो उसने शादी नहीं किया। बात बात में ऐसी बात निकली, मैंने पूछा उससे कि तुमने शादी क्यों नहीं किया, यहाँ तो एक और चाचा शादी करती। उन्होंने कहा, देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि शादी एक बार ही होती है जीवन में, और मेरे पति इतने सुंदर थे, इतने अच्छे थे, इतना अच्छा उनका व्यवहार था। इसके बाद मैंने, जैसे भारत में होता है, मैंने निश्चय किया कि मैं शादी दोबारा नहीं करूँगा और अगले जन्म में भी मैं चाहूंगी कि उन्हीं की पत्नी। ये जो बात उसने कही कि अगले जन्म में मैं चाहूंगी कि उनकी पत्नी बनूं, ये दिल को छूने वाली बात थी। और वही, जैसे मैंने कहा कि सारी दुनिया में लोग ऐसे होते हैं, करुणा जिनके अंदर है, प्रेम जिनके अंदर है, स्नेह। बिल्कुल। बस आज की ये बात समाप्त। तो बस एक लाइन में मैं खाली, क्योंकि आप पूरी दुनिया में घूमे हैं, हमारी यंग यंग जो पीढ़ी है, क्योंकि हम पहले जॉइंट फैमिली में रहे हैं और अब एकल है, बस एक लाइन में, क्योंकि अब खत्म होने वाला है, कभी भी बंद हो सकता है, तो अब बस एक लाइन में अपनी बात कहिए लोगों को बताने के लिए। एक लाइन में क्या? जो यंगस्टर है उसको क्या कहना चाहेंगे परिवार के लिए? सोशल डिस्टेंस पर। हाँ। अब देखिए, ये जो सोशल डिस्टेंस है ये क्रिएटेड है, और मैं समझता हूँ कि सारी कंट्रीज में मैंने जहाँ जहाँ देखा, ये क्रिएशन पॉलिटिशियंस के है, आम आदमी के नहीं है। आम आदमी के तो आपस में, पड़ोस में जो आदमी है उससे सब प्रेम करते हैं, लेकिन ये जो राजनेता लोग होते हैं, अपने वोट बैंक की लालच में लोगों को बांट देते हैं। देखिए, आज भी देश में क्या हो रहा है, जाति की जनगणना। वीपी सिंह ने क्या किया, ऐसी आग लगाई कि जो हिंदुस्तान में कभी बुझेगी, पता नहीं कब तक ये आग चलती रहेगी जातिवाद। बिल्कुल। और तो